घंटी बजाओ वो कार्यक्रम है जहां हर रोज सरकार और सिस्टम से जनता की मूलभूत समस्याओं पर सवाल पूछे जाते हैं ताकि आम आदमी के साथ कोई नाइंसाफी ना होने पाए। आज हम सरकार या सिस्टम से नहीं बल्कि खुद से और आपसे सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि जिस खबर की अब पड़ताल होने वाली है उसका संबंध हमारे अपनों से है, हमारे बच्चों से है। जी हां, लखनऊ में वो हुआ जिसने दुनिया के सबसे मजबूत और भरोसे वाले रिश्ते को तार तार कर दिया। एक मां के लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया होती है और बच्चों के लिए उसकी मां। लेकिन लखनऊ में तो एक बच्चे को मां का पबजी खेलने से मना करना इतना नागवार गुजरा कि उसने मां की हत्या कर दी। मानवीय संबंधों के लिए इससे बड़ा आघात कुछ हो नहीं सकता। जरूरत इस बात की है कि हम इस घटना के मूल में जाएं, इसकी जड़ों को तलाशें। आखिर एक बच्चा इतना हिंसक क्यों हो जाता है कि अपनी मां को गोली मारने में उसके हाथ नहीं कांपते? हालांकि यह एक असामान्य घटना है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नजरिए से इसका विश्लेषण हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो घंटी बजाओ की यह खास पड़ताल देखिए। गेम है, एडिक्शन हो जाता है सबको उसका। वो मजेदार है क्योंकि एक दूसरे को मारना और जीतना, गन्स बॉम्ब वही फील आता है तो मजा आता है बहुत। गेम में आप एक साथ सब फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो आपको मजा आता है। रियल गन वाली फीलिंग आती है और जीतते हैं तो 100 जन में जीतने का अलग मजा आता है कि मैं 100 जन को हराया तो बहुत मजा आता है। तो ये वो गेम है जो बहुत से बच्चों को मजा देता है। ये मजा धीरे धीरे उनकी आदत बन जाता है, लेकिन इस मजे के बदले में ये गेम बच्चों से उनकी मासूमियत छीन लेता है। गाड़ी गन्स बॉम्ब वही फील आता है तो मजा आता है। ऑनलाइन गेमिंग की ये दुनिया कितनी खतरनाक है, इसकी सबसे ताजा मिसाल है लखनऊ के इस घर में हुई घटना। यहाँ एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, 16 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। पिता नौकरी के लिए पश्चिम बंगाल में थे। माँ ही दोनों बच्चों की देखभाल करती थी। हर घर की तरह इस घर में भी बच्चों के पास मोबाइल थे। बेटा मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताता था। उसका पसंदीदा गेम था पबजी। माँ अक्सर उसे टोकती, ज्यादा देर गेम खेलने से मना करती, जैसे ज्यादातर अपने बच्चों को टोकती हैं, समझाती हैं। बीते रविवार को मां ने अपने बेटे को मोबाइल पर गेम खेलते देखा तो उसे डांटा और गेम खेलने से मना कर दिया। ये बात बेटे को बुरी लग गई, लेकिन उसके बाद उसने जो किया वो जानकर हर उस मां का कलेजा दहल जाएगा जो अपने बच्चों को इस तरह के गेम खेलने से रोकती है। जी हाँ, मोबाइल गेम का एडिक्शन इस बड़ी घटना के एक कारण बना और ये घटना हुई है लखनऊ के पंचम खेड़ा इलाके के यमुनापुरी कॉलोनी में, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और आप ये जो घर देख रहे हैं, इस घर में एक 16 साल का लड़का रहता है जिसके पिता आर्मी में है और वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हैं, और उसकी माँ और छोटी बहन के साथ वो लड़का यहाँ पर रहता था। लेकिन रविवार के दिन जब उसकी माँ ने उसे मोबाइल गेम खेलने से मना किया तो लड़का नहीं माना और इरिटेट हो गया, और उसी इरिटेशन में जब दोपहर 3 बजे के करीब माँ सो गई तब उस लड़के ने माँ पर अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई, जिसमें माँ की मौत हो गई। यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है। माँ ने बेटे को गेम खेलने से रोका तो उसने उन्हें गोली मार दी। सवाल है कि सिर्फ 16 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात आई कैसे? देखिए, हर घर में ऐसा होता है कि बच्चे मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। माँ बाप बच्चों को ज्यादा खेलने से रोकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर कोई बच्चा इतना हिंसक हो जाए, यह सोच पाना भी मुश्किल है। तो फिर लखनऊ के उस लड़के ने ऐसा क्यों किया? क्या उस गेम का असर है जिसे वो दिन भर खेला करता था? यह समझने के लिए आपको उस गेम के बारे में थोड़ी जानकारी देना जरूरी है। इसे आप समझें। पबजी दरअसल एक ऑनलाइन गेम है और इसका पूरा नाम है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स। इंटरनेट कनेक्शन के साथ इसे किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें हथियार इकट्ठा करना, दुश्मन को मारना जैसी चीजें होती हैं। 100 खिलाड़ियों के बीच यह गेम खेला जाता है। सभी को मारकर खुद को जिंदा बचाए रखना इस गेम का टारगेट होता है।
जो सबसे पहले अपने दुश्मनों को खत्म कर दे वो विनर होता है। यानी ये पूरा गेम अपने आप में हिंसा से भरपूर है। इस गेम को खेलने वाला बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में सिर्फ मरने मारने का खेल खेल रहा है और उसे इसी में मजा आ रहा है। ये मतलब एक आइलैंड रहता है और इसमें हम लोग प्लेन में से पैराशूट लेके ड्रॉप करने का, और 100 जन रहते हैं। अभी अकेले भी खेल सकते हैं और 4 जन की टीम में भी खेल सकते हैं। आइलैंड में सब घर में गन्स रहता है, बॉम्ब रहता है, बैग, मेडिकल किट, वो सब लेने का, और एरिया छोटा छोटा होते जाता है तो सबको मारने का और सर्वाइव करने का। एक डेढ़ घंटा खेलता हूँ। उसमें रियल गन वाली फीलिंग आती है और जीतते हैं तो 100 जन में जीतने का अलग मज़ा आता है कि मैं 100 जन को हराया तो बहुत मज़ा आता है। गेम में एडिक्शन हो जाता है सबको उसका। आप भी खेल रहे थे? हाँ, क्या होता है ऐसा इस गेम में, ऐसा क्या अच्छा लगता है उसमें? उसमें सबको मारना, बाद में टीम में खेलना, उसमें सब मजा आता है। 11वीं में पढ़ने वाले जैनेश हो या 4th क्लास में पढ़ने वाला राज, पबजी खेलने में सभी को मजा आता है। लखनऊ में अपनी मां को गोली मारने वाले 16 साल के लड़के को भी पबजी का ऐसा ही नशा था, लेकिन इस नशे ने उसे सचमुच का हत्यारा बना दिया। उसने न सिर्फ अपनी मां पर गोली चलाई, बल्कि उसके बाद जो किया वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। ये शूट करता है और एक गोली मारता है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है मदर की। उसके बाद फिर ये 2 दिन वहीं पर रहता है। संडे मंडे उसी घर में रहता है। ये अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, पार्टी करता है, मूवीज़ देखता है। बहुत एबनॉर्मल है कि मतलब एक डेड बॉडी घर में पड़ी है, माँ की डेड बॉडी पड़ी है और लड़का मूवीज़ देख रहा है, पार्टी कर रहा है, दोस्तों को बुला रहा है। इस तरह का वाक़या इससे पहले कभी देखा क्या? जी हाँ, थोड़ा सा एबनॉर्मल सीन ऑफ क्राइम तो ज़रूर था। जिस तरीके से मदर की डेड बॉडी एक रूम में है और बाहर से उसको लॉक कर देता है और अगले 2 दिन तक ये उसी मकान में रहता है, उसी मकान में उसी छत के नीचे सोता है। और अपनी बहन को भी इसने ब्लैकमेल किया हुआ था कि अगर किसी को तुम इन्फॉर्म करोगी तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा, तुमको भी मार दूँगा। ये वो पिस्टल है जिसका इस्तेमाल उस नाबालिग ने अपनी मां की हत्या के लिए किया, और इस पिस्टल से उसने अपनी 10 साल की छोटी बहन को भी धमकाया। ये पिस्टल उसके पिता की है जो घर में ही रहती थी। मां को गोली मारने के बाद जब उस लड़के ने अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए घर बुलाया तो शव की बदबू को दूर करने के लिए रूम फ्रेशनर भी छिड़का। रविवार से लेकर मंगलवार तक लड़के ने शव को ठिकाने लगाने की लाख कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हुआ, इसके बाद कुछ पास पड़ोस के रहने वाले लोग जिसको उसके पिता ने फ़ोन किया और ये कहा कि घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और वो जाकर घर पे पता करें कि आखिर दिक्कत क्या है। ऐसे में जो पास पड़ोस के लोग आए, उनको घर से बदबू मिली और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस यहाँ पहुँची तो हैरान करने वाली तस्वीर ये थी कि 2 दिन से माँ के शव को रख करके जो नाबालिग लड़का है वो शव ठिकाने लगाने की कोशिश करता रहा। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन गेम पबजी का आदी बन चुके उस लड़के को पकड़े जाने के बाद भी किसी तरह का अफसोस नहीं था। बल्कि वो झूठी कहानियां बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहा। और लड़के ने ये बताया कि जो इनकी मदर हैं उनका एक इलेक्ट्रीशियन है, वो आता है 2-3 मरतबा वो इलेक्ट्रीशियन आया। इनका मकान अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो इलेक्ट्रीशियन आता जाता रहता था। उसी इलेक्ट्रीशियन ने इस घटना को अंजाम दिया है इनके फादर की लाइसेंसी पिस्टल से। बट वो स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स थे, तो जब उससे थोड़ा सा और डिटेल में पूछा गया तो वो फाइनली फिर ब्रेक हुआ। फिर बताया कि ये घटना उसने कन्फेस किया। पहले बच्ची ने बताया किस तरीके से, फिर उसने भी कन्फेस किया। इस घटना से आसपास रहने वाले लोग भी सदमे में हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर को यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया उस लड़के को ऑनलाइन गेम पबजी की बुरी लत लग चुकी थी। इसी कारण वो एक बार घर से भाग भी गया था। मोबाइल बहुत खेलता था? मोबाइल खेलता था। क्या? तो यही पबजी जी। देखते थे आप लोग? बिल्कुल। यानी कि जब कभी एक बार इसी तरह घर से भी भाग गया था, फिर हम लोग खुद गए थे ढूंढने चक्कर से, तो ढूंढ के फिर लाए थे। मैं इस बात को बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये क्या हुआ था, घर से क्यों भागा था? अब यही जैसे कभी डांटा फटकारना, यानी कि जैसे कि पबजी ना खेलो, ये बहुत ख़राब होता है, तो इसी चक्कर से जो है।
और अब उसी खतरनाक गेम की लत में वो लड़का हत्यारा बन गया। हालांकि ये पहली बार नहीं जब कोई ऑनलाइन गेम इस तरह की घटना की वजह बना हो, और खास तौर से पबजी को लेकर लगातार ये शिकायत आती रही। ये गेम बच्चों की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, उन्हें हिंसक बना रहा है। इसी साल अप्रैल में रायगढ़ में 19 साल के एक लड़के ने इसलिए फांसी लगा ली क्योंकि घर वालों ने पबजी खेलने से मना किया। दिसंबर 2021 में राजस्थान के नागौर में 16 साल के लड़के ने पबजी के लिए अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। और पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने पबजी के चक्कर में पड़कर आत्महत्या कर ली। 2020 में बुलंदशहर में 11वीं के छात्र में गेम के डिप्रेशन में खुद को गोली मार ली। जबकि जून 2020 में महाराष्ट्र के यवतमाल में 22 साल के युवक ने गेम का टास्क पूरा न होने पर सुसाइड कर लिया। वहीं मथुरा में 19 साल के लड़के को मां ने पबजी खेलने से मना किया तो उसने फांसी लगा ली। जबकि जून 2019 की बात की जाए तो महाराष्ट्र के भिवंडी में भाई ने पबजी खेलने से मना किया तो 15 साल के लड़के ने अपने भाई की ही हत्या कर दी। यानी पबजी के कारण हो रही इन घटनाओं के कारण पबजी को बैन करने की मांग उठने लगी। अब आखिरकार 2020 में इसे बैन भी कर दिया गया, लेकिन खेलने वालों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। कई दूसरे ब्राउजर की मदद से इस गेम को डाउनलोड किया जाने लगा। तो मतलब साफ है, पबजी हो या इस तरह के दूसरे ऑनलाइन गेम, इन्हें बैन कर देने भर से समस्या खत्म नहीं होगी। तो सवाल यह है कि फिर आखिर समाधान क्या है? पबजी जैसे गेम्स को सरकार ने बैन तो कर दिया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मोबाइल ऐप्स को नाम बदलकर चलाना कितना आसान है। सरकार को लगातार ऐसे किसी भी प्रयास का रेगुलर सर्विलेंस करना पड़ेगा। सरकार की एजेंसी जैसे सर्ट इन किसी भी ऐसे गेम को जो पबजी या उससे मिलता जुलता है लगातार ट्रैक करें। इसके लिए वो ISPs की मदद ले सकते हैं और तमाम NGO और वॉलंटियर संगठनों के सहयोग से वो ऐसे गेम्स के बारे में जानकारी अन्य माध्यमों से भी जुटा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस ISPs की मदद से ले सकते हैं और तभी इन सभी संस्थानों को मिलकर, इसके अलावा वो पेमेंट गेटवेज को भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए सतर्क कर सकते हैं। तो इस तरह के जानलेवा ऑनलाइन गेम से बच्चों को बचाने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी अभिभावकों की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देने वाले अभिभावक ही तो हैं। घर हो या बाहर, बच्चों को बिजी करने के लिए अक्सर माता पिता उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। रही सही कसर कोरोना काल के दौरान शुरू हुए ऑनलाइन सिस्टम ने पूरी कर दी। क्लास के लिए मोबाइल या लैपटॉप पर ज्यादा वक्त बिताते बिताते बच्चों को इन गैजेट्स की आदत पड़ चुकी है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप ही लैपटॉप और मोबाइल में हर तरह के ऐप और साइट्स को जानने लगे हैं। ऐसे में वो कब पढ़ रहे हैं, कब कोई गेम खेलने लगते हैं, कई बार माँ बाप को इसके बारे में पता ही नहीं होता। रहती हूँ, बच्चे पूरे दिन मोबाइल लेके गेम खेलते रहते हैं। अभी क्या खेलते हैं वो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन फिर बोलती हूँ कि चलो थोड़ी देर खेलो, फिर पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी वो एक एडिक्शन हो गया है बच्चे लोग को कि पूरा दिन उस पर ध्यान देते रहते हैं। गेम की इस लत यानी एडिक्शन से बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों पर नजर रखें। उन्हें स्मार्टफोन या लैपटॉप देने के साथ सुनिश्चित करें कि वो उन पर क्या क्या कर रहा है। लेकिन असली समाधान ये नहीं, जरूरी है बच्चों को वक्त देना, उनके साथ रहना, उन्हें ऐसी चीजें मुहैया कराना जिससे उन्हें मोबाइल या लैपटॉप जैसे गैजेट्स की जरूरत ही न महसूस हो। जैसे नोएडा में रहने वाली डॉक्टर हिमांगी कहती हैं। पेशे से डेंटिस्ट हिमांगी की 6 साल की बेटी है। सुनिए वो कैसे अपनी बच्ची को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए अभी जैसे कि समर वेकेशंस हैं, सो हम कोशिश करते हैं कि कोई एक एक्टिविटी, वन ऑफ द मॉम्स कोई वो एक लेकर चले जाएंगे, 3-4 बच्चे, जैसे कि स्विमिंग जाएंगे। तो स्विमिंग सब एक मदर जिनके पास आज टाइम है वो 3-4 बच्चों को, 5 बच्चों को वो लेके चली जाएंगी, उनको स्विमिंग कराएंगी। फिर वन ऑफ द मॉम्स जो घर पर है वो आप कह देती हैं कि आज तुम लोग मेरे घर आ जाओ, चलो आज हम ब्रेकफास्ट साथ करते हैं। फिर हम वहाँ पर 2-3 घंटा खाना खाया, कुछ खेले, और जब बच्चे ये साथ होते हैं तो हम इनको कोई गैजेट नहीं देते हैं। इसी तरह पेशे से वकील अंकिता ने भी अपनी 5 साल की बेटी को
मोबाइल एडिक्शन से बचाने के लिए आसपास के लोगों का सहयोग लिया। तो हम घर में प्ले डेट्स अरेंज करते हैं। 4-5 बच्चे हैं, घर में खेल रहे हैं, पॉप्सिकल बना रहे हैं, कुछ प्रिटेंड प्ले चल रहा है, एंड एक कोई पेरेंट होता है जो बच्चों को मॉनिटर करता है। अब बच्चा अगर 5-6 घंटे भाग दौड़ कर रहा है, उसके बाद उसके पास टाइम नहीं बचता है कि वो बैठ के टीवी देखे या फोन देखे, क्योंकि एनर्जी ड्रेन आउट है। यानी अगर बच्चों को उनके इंटरेस्ट की दूसरी चीजें मिले, इनडोर के बजाय आउटडोर गेम की आदत डाली जाए, उनके साथ लगातार कोई रहे जो उनकी बातें सुन सके, उनसे हर तरह की बात कर सके, तो बहुत हद तक बच्चों को इस तरह के ऑनलाइन गेम के जाल से बचाया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन है कि हर माँ बाप को बच्चे के लिए एक मेंटोर तैयार करना चाहिए। मेंटोर उसका कोई कजन हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई स्कूल टीचर हो सकता है, ट्यूशन टीचर हो सकता है। माँ बाप गलती क्या करते हैं, वो लोग खुद मेंटोर बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम इनके गुरु हैं क्योंकि हमने पैदा किया और हम इनको संभाल पाएंगे, बट वो हकीकत से बहुत दूर होता है क्योंकि वो उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, रोक टोक लगी रहती है, तो बच्चे का रिस्पेक्ट भी इतना नहीं होता उनको समझने में और समझाने में। कुल मिलाकर मौजूदा दौर में जब किसी के पास वक्त नहीं, हर कोई अपने काम में बिजी है, तो घर में मौजूद बच्चों का अकेलापन दूर करने के रास्ते अभिभावकों को ही ढूंढने होंगे। अभी एक बड़ी खबर आ रही है बच्चों पर बेरहमी से जुड़ी। ये बहुत ही अहम खबर है। दिल्ली की तेज धूप में एक 5 साल की बच्ची के हाथ पांव बांधकर उसे धूप में छोड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया गया है। ये घटना 2 जून की बताई जा रही है। दोपहर में गर्मी हो रही है 2 बजे कि दिल्ली के खजूरी खास इलाके में होमवर्क नहीं करने पर मां ने बच्ची को बांधकर 40 डिग्री की चिलचिलाती धूप में यूं छत पर छोड़ दिया। छत पर कोई रेलिंग भी नहीं थी। ये बच्ची काफी देर तक यूं ही छटपटाती रही। आप सुन पा रहे होंगे उसकी आवाज। देखो भाई, चिल्ला जा रही है। इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की औरंगाबाद में हुई रैली की, जिसमें हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर उद्धव ठाकरे ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा। उन्होंने अपना हिंदुत्व सच्चा और दूसरों का हिंदुत्व झूठा बताते हुए हनुमान चालीसा विवाद को कश्मीर वाला टर्न देने की भी कोशिश की है। तो आइए देखते हैं आखिर कैसे उद्धव ने औरंगाबाद से निशाना साधते हुए नवनीत राणा के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और मिला जुलाकर पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, यह है शिवसेना के सुप्रीमो की हुंकार। जा ना, हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पडा जा, म्हणून हृदयात राम। यह है शिवसेना सुप्रीमो का हिंदुत्व की राजनीति पर वार। बीजेपी के साथ साथ राज ठाकरे को चुनौती देने के लिए उद्धव ने खास तौर पर औरंगाबाद को चुना। इसके पीछे भी हिंदुत्व वाली राजनीति है, क्योंकि काफी दिनों से औरंगाबाद हिंदुत्ववादी राजनीति का गढ़ बनता दिखाई दे रहा है। पहले राज ठाकरे की यहाँ रैली हुई, फिर यहाँ से चुनाव जीतने वाली पार्टी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी राजनीति गरमाई। अब इसी जमीन से शिवसेना अपने हिंदुत्व का हिसाब देती नजर आ रही है। हाथ लगे उद्धव ने बीजेपी प्रवक्ताओं की गलत बयानी पर भी निशाना साध लिया। पण आज ते जे प्रवक्ते बेलगाम बोलत सुटलेले आहेत। पहिली गोष्ट मला एकाने सांगायचं की इतकी वर्ष शिवसेना प्रमुखांचे तुम्ही विचार ऐकत आलात। आपल्यापैकी काही जण त्याही वेळेला होते, आजही आहेत, व्यासपीठावरती आहेत। कधीही शिवसेना प्रमुखांनी इस्लाम किंवा मुसलमानाचा मुसलमान म्हणून द्वेष करा, त्याला तोडा फोडा झोडा हे आपल्याला सांगितले कधी? आम्ही दुसऱ्या धर्माचा द्वेष करत नाही। उद्धव बोलेंगे तो कुछ कड़ा ही बोलेंगे, ऐसी उम्मीद सभी को थी। लेकिन उद्धव एक साथ राज्य की राजनीति और केंद्र के खिलाफ वाली राजनीति को साधने के साथ साथ हिंदुत्व का राग इतने सधे तरीके से अलापेंगे, इसे सुनकर विरोधियों को आज की रात अच्छी नींद तो मुश्किल दिखाई देती है। गडकिल्ल्यांचं जतन करतोय, त्यांचं संवर्धन करतोय। हिंदुत्व को लेकर असली नकली की लड़ाई में अब बात कर लेते हैं पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर भड़के गुस्से की आग के मुंबई पहुंचने की, जहां मुंब्रा पुलिस ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन भेजा। समन की तारीख पूरी होने से पहले यहां की ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने आरोप लगा दिया कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने से
हिचक रही है पुलिस और ऐसा हो रहा है राजनीतिक दबाव की वजह से। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के टीवी डिबेट में एक टिप्पणी ने उन्हें पार्टी से निलंबित तो करा ही दिया, अब उनके खिलाफ पुलिस में शिकायतों का दौर और अलग अलग तरह से उन्हें धमकी देने की वारदात शुरू हो गई है। पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर एक अकेले महाराष्ट्र में ही नुपुर शर्मा पर 3 एफआईआर दर्ज हुई। ठाणे जिले की मुंब्रा पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन जारी कर 22 जून तक हाजिर होने को कहा है। इसी बीच मुंब्रा में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने मांग की है कि नुपुर शर्मा को इतना वक्त नहीं दिया जाए। दबाव के चलते नुपुर शर्मा पर पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने जिस बैनर का इस्तेमाल किया, इस पर नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, असीमानंद की तस्वीर पर लाल रंग के क्रॉस का निशान और फांसी के फंदे का इस्तेमाल किया गया है। क्रॉस का मतलब ये है कि इनका हम सम्मान नहीं कर सकते हैं, इनका हम सम्मान नहीं कर सकते हैं, इनको समाज से डिलीट करके जेल में डाला जाए। आम लोगों की तरह इनकी तस्वीर रोड पर खुले नहीं रख सकती है। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने बात की ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मुंब्रा शहर के मुफ्ती अब्दुल बासित कासमी से। हमारी मांग ये है कि संबंध में जो समय दिया गया है उसको किसी भी कानूनी प्रक्रिया के जरिए से कम वक्त किया जाए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वकील होने की वजह से या एक किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या मोस्ट स्टेट के अंदर क्या कहते हैं उनकी हुकूमत होने की वजह से उनको टाइम दिया जाए, तो ये सही नहीं है। ये इंसाफ का जो मुल्क में निज़ाम है उसकी एक तरह से खिलाफ वर्जी हम समझते हैं। इस्लामिक धर्मगुरु कासमी का ये आरोप है कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की जगह पुलिस सुरक्षा दी जा रही है और राजनीतिक दबाव में कार्रवाई तेज नहीं हो रही। सरकार का दबाव है, उन्हें ऐसा लगता है। इसी केस में जबकि मुल्क भर में उस मसले को लेकर के एक गुस्सा चल रहा है और बल्कि इंटरनेशनल उसके ऊपर गुस्सा फूट पड़ा है, 15 से अधिक देशों के अंदर उसके खिलाफ एहतजाज जारी है, तो दिल्ली पुलिस को खुद फौरन एक्शन लेकर के उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। साथ ही कासमी ने धमकी भी दी कि अगर 22 जून को नुपुर शर्मा मुंब्रा पुलिस के सामने हाजिर नहीं होती तो सभी दलों, मुस्लिम, एनजीओ, सेक्युलर संस्थाओं को लेकर मुंब्रा में लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे। और अब अगली खबर, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की आज अंतिम अरदास थी। उनकी हत्याकांड से जुड़ी एक गिरफ्तारी पंजाब से सैकड़ों किलोमीटर दूर पुणे से हुई। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने सौरभ महाकाल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बात की है महाराष्ट्र पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर कुलवंत कुमार सारंगल ने। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसके लिंक मिले हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कुलवंत कुमार जी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र पुलिस हैं। सर, ये जो लिंक मिला है और जो गिरफ्तारी हुई है, कहाँ से हुई है और ये कौन है? ये देखिए, इन्फॉर्मेशन आने के बाद जो मीडिया में चल रहा था संतोष यादव और इसका, उसके बेस पे हमने वर्कआउट किया और इसको नगर जिले से हमने अरेस्ट किया है। अभी इंटेरोगेशन इसका चल रहा है। जैसे जैसे इंटेरोगेशन आगे बढ़ेगा और इन्फॉर्मेशन आएगा, उसके बेस पे ये क्या है, क्या करता था, वो सारा पता चलेगा। और जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन यही है कि इसके कुछ लिंक हैं बिश्नोई गैंग के साथ, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, आगे और इन्फॉर्मेशन जो आएगी उसके आधार पे जो कार्यवाही है वो की जाएगी। इन लोगों का जो पकड़े गए, इनका जो है पुराना भी कोई रिकॉर्ड है महाराष्ट्र में या फिर कहीं और भी देश में, जिसके आधार पर और भी लिंक निकले हैं? हाँ, ये जो अपना संतोष यादव, तो हमारे यहाँ उसका रिकॉर्ड है। मंचर में 1 गुना दाखिल है, 1-2 गुने और 4 गुने हैं उस पर कुल। और ये जो महाकाल है, इसने भी राजस्थान में कुछ वारदातें हैं इसकी जो मुझे मिल रहा है, पर अभी वो इन्वेस्टिगेशन का भाग है, वो पता चलेगा हमारे को। ये मुंबई पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जिसमें सिंगर मूसेवाला हत्याकांड में जो है एक गिरफ्तारी यहाँ से महाराष्ट्र में फिलहाल हुई है और पुलिस लगातार इस पर जांच कर रही है। पंजाब पुलिस भी जो है जांच कर रही है और अब आगे और भी इसमें क्या कार्रवाई होगी वो आगे देखना होगा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और अब बात मुंबई के नौनिहालों के भविष्य की। शहर में फर्जी स्कूलों की भरमार हो गई।
बीएमसी ने करीब 269 इंग्लिश मीडियम स्कूलों को अवैध घोषित करने वाली एक लंबी लिस्ट जारी की है। साथ ही बीएमसी के शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि इन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन न कराएं, वरना उनका भविष्य खराब हो जाएगा। स्कूल में अभी से ही 7वीं 8वीं की किताबें यहाँ पर आ चुकी हैं। महानगर पालिका का सिर्फ जारी करने का काम नहीं है, उनका ये देखना चाहिए कि वो जो स्कूल चलाते हैं वो बंद हुआ कि नहीं। मुंबई महानगर पालिका ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में करीब 250 से ज़्यादा ऐसे अंग्रेजी स्कूलों की लिस्ट निकाली है जो कि अवैध हैं और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं मतलब वो एक अवैध स्कूल में पढ़ रहे हैं। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वो इन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन ना कराएं, ना ही पढ़ाएं। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जारी उन 250 से ज्यादा स्कूलों की लिस्ट है जिन्हें बीएमसी ने अवैध घोषित किया है और आदेश जारी किया है कि ये स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है। इन स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन न कराएं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जैसे शहर में इतने अवैध स्कूलों की संख्या बहुत बड़ी संख्या मानी जा रही है, जहां स्कूल चलाने वाले शिक्षा के नाम पर अपने फायदे के लिए बच्चों के भविष्य के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। जब स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले, तब हमने यूडाइस नंबर हमको टेम्परेरी मिला, हम डॉक्यूमेंट दिया, हमको उतना डॉक्यूमेंट को फॉलो कर रहे थे, उसको कहीं कुछ कमियां होगी ट्रस्ट के अंदर, उसको भी हम पूरा करेंगे। उनने जब निकाला उसके बाद हम 2 साल हो गया हमने बंद कर दिया, हमारे पास कोई बच्चे नहीं है। तो ये पुराना एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है उस हिसाब से लगा हुआ है और हमारा एजुकेशन ट्रस्ट का कोचिंग चालू होता है। कोचिंग गरीब बच्चों को, स्लम के बच्चों को हम लोग कोचिंग करते हैं। हम वही है, स्कूल हमारे पास नहीं है और कोई बच्चे नहीं है। हमने मुंबई के कुछ और अवैध स्कूलों में जाकर की पड़ताल। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के भटवाड़ी इलाके में और यहाँ पर देखिए कि ये सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है और ये मेरे सामने ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि जिससे लगता है कि स्कूल काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसे भी मुंबई महानगर पालिका ने अवैध घोषित किया है। अवैध इस वजह से घोषित किया है कि यहाँ पर जो 1 से 5वीं तक के जो क्लास हैं उसकी जो है मान्यता मिली है, लेकिन 5वीं के बाद 6वीं से 8वीं तक जो यहाँ पर पढ़ाई की जाती है मुंबई महानगर पालिका की लिस्ट के मुताबिक उसके लिए इन लोगों ने कोई मान्यता नहीं ली है। स्कूल में अभी से ही 7वीं 8वीं की किताबें यहाँ पर आ चुकी हैं। बच्चों के एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। बच्चों के एडमिशन भी लगभग जैसा कि अभी उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन जो किताबें आ रही हैं उसके से लगता है कि बच्चों के एडमिशन भी शुरू हो गए हैं यहाँ पे। मुंबई के इन अवैध स्कूलों की जानकारी के बाद अब अभिभावकों ने भी सरकार और स्कूल प्रशासन से सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि आखिर बीएमसी बच्चों के अभिभावकों तक इसकी सही तरीके से जानकारी क्यों नहीं पहुंचा रही है। साथ ही स्कूल प्रशासन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। इसका तो सरासर सरकार के ऊपर और जो भी लोकल पुलिस है उनको भी इसकी कॉपी बीएमसी ने भेजनी चाहिए और पुलिस का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे अवैध स्कूलों पर उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। बीएमसी के शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक मुंबई के इन सभी अवैध स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वो अभिभावकों से अपील भी कर रहे हैं कि इन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन न कराएं। इन सभी बच्चों के लिए बीएमसी के सभी सरकारी स्कूल के दरवाजे खुले हैं। ऐसे इलीगल स्कूलों में अपने बच्चों को ना डालते हुए नज़दीक की बीएमसी स्कूलों में सभी पालकों ने अपने बच्चों को ले आना चाहिए। हम कटिबद्ध है कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए बीएमसी ने बहुत से प्रयास किए हैं, बहुत सी सुविधाएं तैयार की है इन सभी बच्चों के लिए और आवर स्कूल्स वेलकम्स ऑल द स्टूडेंट्स। इन अवैध स्कूलों की लिस्ट जारी करने के बाद अब बीएमसी के शिक्षा विभाग पर भी उठने लगे हैं सवाल। बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी विपक्ष के नेता रवि राजा ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर स्कूल खुलने से पहले ही बीएमसी की तरफ से ये लिस्ट क्यों निकाली जाती है। अभिभावकों को समय रहते शिक्षा विभाग सूचना क्यों नहीं देते ताकि अभिभावक अलर्ट हो सके। ये बीएमसी की बहुत बड़ी लापरवाही है और बच्चों के भविष्य के साथ बीएमसी का शिक्षा विभाग खुद ही खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
हमारी मांग रहेगी महानगर पालिका से, मैं खुद कमिश्नर से बात करूंगा और कहूंगा कि इसको आप एक सीरियसली लीजिए और अक्टूबर महीने में आप जैसे जूने बिल्डिंग का कार्रवाई करते हैं उसी तरीके से स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। उसको पानी का, लाइट का और दूसरा जो सुविधा उनको नहीं मिलना चाहिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।